नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गौतम और मेरी टीम यानी कि आर्टिकल 21A आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए संपूर्ण सीरीज। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश में कला एवं साहित्य, और कला एवं साहित्य में हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर। और हमने गौड़ स्थापत्य, होलकर स्थापत्य के अलावा स्तूप की संरचना के बारे में पढ़ लिया था। उसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वो है भोपाल स्थापत्य के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भोपाल में 18वीं सदी में क्या हो गया कि नवाबों का दौर आ गया, और इसी के दौरान क्या हुआ, यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान द्वारा क्या कर लिया गया था, भोपाल रियासत की स्थापना की गई थी। अब इस रियासत की स्थापना कैसे हुई, उनके द्वारा या उनके शासनकाल में या नवाबों के क्रम में किनके द्वारा कौन कौन से स्थापत्य कलाएं बनवाई गई थी, उन तमाम जानकारियों को आज हम देखेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि भोपाल रियासत की स्थापना कैसे हुई। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आपको एक जगह छोटी सी मिलेगी जिसे कहते हैं खैबर क्षेत्र। क्या कहते हैं? खैबर क्षेत्र कहते हैं। और इसी खैबर क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है जिसे कहते हैं तिहार गांव। क्या कहते हैं? तिहार गांव। तिहार गांव। तो हमने क्या देखा कि आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र देखने के लिए मिल जाता है, खैबर क्षेत्र। खैबर दर्रे के आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, और वहीं पे एक छोटा सा गांव है तिहार गांव। और इस तिहार गांव के जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था नूर मोहम्मद। क्या नाम था? नूर मोहम्मद। और नूर मोहम्मद के पुत्र का नाम हुआ करता था दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद। तो हमने देखा कि नूर मोहम्मद के पुत्र का क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद नाम था। अब हमें देखना होगा कि ये दोस्त मोहम्मद भाई साहब अफगानिस्तान से भारत कैसे आ गए। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये इस समय पे भारत में किसका शासन है? मुगलों का शासन है। मुगलों का शासन है। और मुगलों के शासनकाल में जो प्रमुख लड़ाके आते थे वो कहाँ से आते थे? अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों से आते थे। तो इस तिहार गांव के हर लड़के का एक सपना हुआ करता था कि हमें कहाँ ज्वाइनिंग चाहिए, हमें नौकरी कहाँ चाहिए? मुगल क्षेत्र में नौकरी चाहिए, मतलब मुगल सेना में हमको नौकरी चाहिए। और उसी से उत्साहित होकर के दोस्त मोहम्मद खान ने भी क्या सोचा कि हमें कहाँ आना है? मुगलों की सेना में आना है। अब मुगलों की सेना में आने के लिए उन्हें एक रास्ता चाहिए। तो सबसे पहले किस क्षेत्र में आया? वो आया लाहौरी में आया। कहाँ आया? लाहौरी में आया। और ये जो लाहौरी क्षेत्र है आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा। कुछ दिन लाहौरी में रहने के पश्चात क्या हो गया, ये भाई साहब कहाँ आ गए? करनाल आ गए। करनाल आ गए। करनाल आपका कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में क्या पड़ेगा? करनाल क्षेत्र पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद खान को यही करनाल वाले क्षेत्र में उनकी गुरु से मुलाकात हुई थी। मतलब करनाल में ही क्या किया दोस्त मोहम्मद ने? घुड़सवारी सीखी, युद्ध कला सीखी। और इस तरह से करते करते वो क्या हो गया? मुगल सेना में शामिल हो गया। अब मुगल सेना में जैसे ही शामिल हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जब ये दोस्त मोहम्मद खान मुगल सेना में आया उस समय सुल्तान या कौन हुआ करता था? सुल्तान या बादशाह। बादशाह कौन होता था मुगल साम्राज्य का? तो हुआ करता था औरंगजेब। औरंगजेब क्या हुआ करता था आपका? सुल्तान हुआ करता था। अब इसकी सेना में शामिल जैसे हुआ तो क्या हुआ? उन 1705 के समय में, कब? 1705 के समय में क्या हुआ? जो मुगलों के जो बुंदेलखंड का सूबेदार हुआ करता था, कौन? मुगलों के, ये औरंगजेब का जो था मुगल सूबेदार, मुगल सूबेदार, वो भी कहाँ का? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का। उसका नाम हुआ करता था तारजी बेग। तारजी। और इस तारजी बेग के सेनापति का नाम हुआ करता था काशिगो खान। काशिगो खान।
अब इस तारजी बेग ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। कहाँ पे? बुंदेलखंड में विद्रोह कर दिया। और इस बुंदेलखंड के विद्रोह को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने क्या किया, किसको भेजा? दोस्त मोहम्मद को भेजा। अब दोस्त मोहम्मद ने क्या किया, इस कासिगो खान की हत्या कर दी। क्या कर दी? इस कासिगो खान की उसने क्या कर दी? हत्या कर दी। और जैसे ही कासिगो खान की हत्या की, कासिगो खान की हत्या के पश्चात विशेषता क्या हुई, ये बुंदेलखंड विद्रोह समाप्त हो गया। और बुंदेलखंड विद्रोह के समाप्त होने के पश्चात क्या हुआ, औरंगजेब ने एक उपाधि दी दोस्त मोहम्मद को। उपाधि किसकी थी? खान की उपाधि थी। किसकी उपाधि दी उसको? खान की उपाधि दी। तो आपके पेपर में प्रश्न आएगा, दोस्त मोहम्मद को खान की उपाधि किसने दी थी? तो क्या इसका आंसर होगा, औरंगजेब ने दी थी। कब दी थी? 1705 में दी थी। और इसका कारण क्या था? बुंदेलखंड विद्रोह को उसने दबाने का कार्य किया था। और आप सबको पता है कि 1707 में क्या हुआ? 1707 में क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि भारत में छोटे छोटे राजाओं ने क्या किया, छोटे छोटे क्षेत्रों पर राजाओं ने अधिकार करना शुरू कर दिया। और उसी दौरान मालवा क्षेत्र में क्या हुआ, मराठाओं ने अपना क्या करना शुरू कर दिया, विस्तार करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, ये क्षेत्र जो था मालवा वाला वो क्या हो गया, मराठाओं के हाथ में चला गया। अब क्या चाहिए था कि दोस्त मोहम्मद खान औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात एक तरह से लावारिस हो चुका था, मतलब वो किसी भी राज सत्ता में नहीं था। अब वो क्या 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 करता था, पैसे लेकर के दूसरे राजाओं के हिस्से से लड़ाई किया करता था। कौन? औरंगजेब क्या किया करता था, लड़ाई किया करता था। इसी क्रम में उसने क्या किया, आनंदपुर के राजा के साथ क्या किया, आनंदपुर राजा के यहाँ उसने क्या कुछ दिनों तक सहायता की। बाद में उनकी मृत्यु के पश्चात उस क्षेत्र को क्या कर लिया, हड़प कर लिया। उसी तरह उसने क्या किया, जगदीशपुर के राजा को, जो देवराज चौहान हुआ करते थे, उनको पराजित कर दिया हलाली नदी के किनारे, जिसका पुराना नाम हुआ करता था बेस नदी। आपको पता होना चाहिए कि हलाली नदी का पुराना नाम क्या हुआ करता था, बेस नदी। बेस नदी। और इसी बेस नदी के तट पर क्या किया था इसने, देवराज चौहान को पराजित किया था। और तब उसका नाम हुआ करता था जगदीशपुर। बाद में उसने क्या किया, उस पर अधिकार करने के पश्चात उसका नाम कर दिया इस्लाम नगर कर दिया। तो इस तरह से दोस्त मोहम्मद खान ने जो स्थापना की सबसे पहले किसकी की, इस्लाम नगर की। और ये क्या हुआ करती थी, भोपाल रियासत की, भोपाल रियासत की राजधानी। तो आपके पेपर में प्रश्न आएगा कि भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, इस्लाम नगर। इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी, दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। और इस्लाम नगर का पुराना नाम क्या था, जगदीशपुर था। इसी तरह आपको एक क्षेत्र मिल जाएगा बैरसिया। बैरसिया, बैरसिया का पुराना नाम क्या हो जाएगा, मंगलगढ़ हो जाएगा, मंगलगढ़ हो जाएगा। इस पर भी क्या कर लिया था, दोस्त मोहम्मद खान ने अधिकार कर लिया था। और जैसे ही इस्लाम नगर की पर उसने अधिकार कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि सीहोर और रायसेन के बीच वाले हिस्से में यहाँ पे गोंड शासक राज्य क्या करते थे। ठीक है, उन्हीं गोंड शासकों में सबसे जो आखिरी राजा थे, उनकी रानी का नाम था रानी कमलापति। और ये जो गिन्नौरगढ़ राज्य है उसके बगल में, किसके बगल में, गिन्नौरगढ़ राज्य के बगल में एक छोटा सा राज्य है बाड़ी, जहाँ पर जो राजा हुआ करते थे उनके भतीजे जो थे चैन शाह, वो क्या किया करते थे, शासन किया करते थे। और चैन शाह ने क्या किया, गुन्नौरगढ़ के राजा को खाने में जहर दे करके मार दिया। बाद में क्या हुआ कि वहाँ की रानी कमलापति ने क्या की, अपनी सत्ता संभाली गिन्नौरगढ़ राज्य की। और उनको क्या चाहिए था, बदला चाहिए था, क्योंकि उनके पति की क्या की गई थी, हत्या की गई थी जहर दे करके। तो उन्होंने क्या किया, रानी कमलापति ने, कि आपके दोस्त मोहम्मद खान को क्या दिया, निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे राज्य की रक्षा कीजिए और हमारे बदले में क्या कीजिए, किससे बदला लीजिए, आप चैन शाह से बदला लीजिए, जिन्होंने मेरे पति की हत्या की थी। और उसके बाद कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद खान ने बदला लिया, लेकिन उसके अंदर लालसा भर गई और वो क्या चाह रहा था कि अब वो गिन्नौरगढ़ वाले क्षेत्र में भी क्या कर ले, अधिकार कर ले।
इस तरह से कई कहानियाँ आपको प्रचलित मिलेंगी कि क्या हुआ कि बाद में जब दोस्त मोहम्मद खान आक्रमण करने के लिए आया तो रानी कमलापति ने स्वयं को जल समाधि में ले ली, स्वयं जल समाधि ले ली। और ऐसे कहते हैं कि बड़ा तालाब वाले हिस्से में उन्होंने क्या कर दिया, एक गली बना दी पतली से, जहाँ से पानी रिस रिस करके कहाँ आने लगा, छोटे तालाब में आने लगा, अलग से इकट्ठा हो गया और आज उसे हम छोटे तालाब के रूप में जानते हैं। ये तमाम जानकारियाँ आपको प्राप्त होती हैं। तो हमें विशेष ध्यान क्या रखना है कि हमें देखना होगा कि भोपाल रियासत के संस्थापक कौन हो गया, तो आपको दोस्त मोहम्मद खान हो गया। ये कहाँ का था मूल निवासी, ये अफगानिस्तान का मूल निवासी था। उसके गांव का नाम क्या था, तिहार नाम था। इसे खान की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, खान की उपाधि दी थी। ठीक है, इसने सर्वप्रथम कहाँ के विद्रोह को समाप्त किया था, तो इसने बुंदेलखंड के विद्रोह को समाप्त किया था। और बुंदेलखंड के विद्रोह को समाप्त करने के पश्चात ही क्या किया गया था, औरंगजेब ने दोस्त मोहम्मद को खान की उपाधि दी थी। ये समस्त जानकारियां हमें ध्यान में रखनी होगी। और ध्यान रखना होगा कि भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी थी इस्लाम नगर। अब हमें इसमें विशेष रूप से क्या देखना है, स्थापत्य देखना है। तो हम देखेंगे इसके स्थापत्य में क्या क्या आता है। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, भोपाल रियासत के स्थापत्य को देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखने के लिए मिल रहा है, फतेहगढ़ फोर्ट, मतलब फतेहगढ़ का किला। अब हमें ये देखना होगा कि फतेहगढ़ का किला किसने बनवाया, इसमें खास क्या विशेषताएं हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया है, इसका निर्माण करवाया है दोस्त मोहम्मद खान ने। और ये कहाँ करवाया है, भोपाल में कहाँ करवाया है, तो इसने करवाया है इस्लाम नगर में करवाया है, इस्लाम नगर में करवाया है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो फतेहगढ़ का दुर्ग है या फतेहगढ़ का किला है, जिसका निर्माण किसने करवाया है, दोस्त मोहम्मद खान ने करवाया है, ये कहाँ पे स्थित है, ये इस्लाम नगर में स्थित है। अब इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, इसमें कुछ विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। विशेषताएं, आपको कुछ विशेषताएं देखने के लिए मिलेंगी। क्या विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता तो ये है कि इसमें आपको एक मस्जिद देखने के लिए मिलती है, जिसे कहते हैं 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। ढाई सीढ़ी की मस्जिद आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसी के एक छोटे से हिस्से में 2.5 सीढ़ी की मस्जिद बनाई गई है। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो इसी महल में आपको 2 मकबरे देखने के लिए मिलते हैं। मकबरे किसके किसके मकबरे आपको मिलेंगे, तो एक मिलेगा आपको दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा, दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिल जाएगा फतेह बीबी का मकबरा, फतेह बीबी का मकबरा। और आपको पता होना चाहिए फतेह बीबी कौन है, तो फतेह बीबी जो है ये कौन है, दोस्त मोहम्मद खान की पत्नी है। और उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में ये मकबरा बनवाया गया है, फतेहगढ़ का मकबरा। तो ध्यान रखिएगा कि फतेहगढ़ का किला किसने बनवाया है, दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया है। लेकिन ये जो दोनों मकबरे हैं, ये किसने बनवाया है, तो ये बनवाया है यार मोहम्मद खान ने बनवाया है। किसने बनवाया है, यार मोहम्मद खान ने। यार मोहम्मद खान कौन हुआ करते थे, तो यार मोहम्मद खान दोस्त मोहम्मद खान का पुत्र हुआ करता था। और उसी ने क्या हुआ कि दोस्त मोहम्मद खान के बाद भोपाल का अगला नवाब कौन बना था, तो यार मोहम्मद खान बना था। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस वक्त दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हुई तो यार मोहम्मद खान कहाँ था, ये था हैदराबाद में था। कहाँ था, हैदराबाद में था, वहाँ के नवाब की सेवा में था। तो जिस वक्त इसकी मृत्यु हुई दोस्त मोहम्मद खान की, तो नया सुल्तान कुछ समय के लिए कौन बना था, सुल्तान मोहम्मद खान। सुल्तान मोहम्मद।
अब सुल्तान मोहम्मद कौन है? तो जो सुल्तान मोहम्मद है दोस्त मोहम्मद खान का छोटा बेटा था, वो कुछ समय के लिए नवाब बना था, लेकिन जैसे ही यार मोहम्मद कहाँ से वापस आया, हैदराबाद से वापस आया, तो उसने अपने बड़े भाई को क्या कर दिया, राजसत्ता सौंप दी। और इसी यार मोहम्मद ने क्या किया है, दोस्त मोहम्मद और अपनी माता फतेह बीवी की याद में 2 मकबरे का निर्माण करवाया है। अब इस मकबरे की खास विशेषता क्या है? ये जो मकबरे हैं इनका जो शिखर है गुंबदाकार है और ये 8 खंभों पर स्थित हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है ये कैसे हैं, खुले मकबरे हैं। ये दोनों मकबरे कैसे हैं, खुले मकबरे हैं, खुले मकबरे हैं। अब खुले मकबरे की विशेषता क्या होती है कि इसमें दीवारें नहीं होती। जैसे मैंने कहा, ये आपको एक मकबरा दिख रहा होगा, इसमें हम क्या करें, ऊपर से क्या करें, ऐसे आपको ये शिखर इसका गुंबदाकार बना दें और इसमें जो आपको ये खंभे दिख रहे हैं इस पर कोई दीवार नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ खंभे होंगे और गुंबद होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, खुला मकबरा कहलाएगा। और ये दोनों मकबरे हैं, दोस्त मोहम्मद खान का और फतेह बीवी का मकबरा, वो कैसे हैं, खुले मकबरे के प्रकार हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद या 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। और भोपाल में भी इस्लाम नगर में स्थित है। और इस्लाम नगर में भी कहाँ पे स्थित है, ये फतेहगढ़ के किले में स्थित है। कहाँ स्थित है, फतेहगढ़ के किले में स्थित है, किले में स्थित है। अब आप जो देखोगे तो आपको बड़ी छोटी सी मस्जिद दिख रही होगी, ये किले के एक कोने में, एक गुंबद में बनी हुई, सिर्फ एक शिखर में बनी हुई, एक हिस्से में बनी हुई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। क्या है ये, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। आपके पेपर में प्रश्न आएगा कि एशिया की सबसे छोटी मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में मस्जिद है और उसका नाम क्या है, तो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद या 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का नाम है, इसका नाम रखा गया है। अब विशेषता इसकी क्या थी, आपको पता होना चाहिए कि जब दोस्त मोहम्मद खान क्या कर रहा था, सैन्य विस्तार कर रहा था, तो सेनाओं के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें नहीं थी यहाँ पे। तो उसने प्रारंभिक दौर में क्या किया कि अपने महल के सामने ही एक मस्जिद बनवा दी। इसका तात्पर्य ये था कि जब जब सेना क्या करेगी, सजदा करेगी खुदा का, तब तक उसका भी क्या होगा, सजदा होगा। क्योंकि महल के एक हिस्से बना हुआ है तो महल के बगल में राजा रहेगा और साथ में मस्जिद रहेगी। तो अपने आप को क्या कर रहा था दोस्त मोहम्मद खान, बड़ा सिद्ध करने के लिए उसने क्या किया था, इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब हमें आके देखने के लिए मिलता है लाल इमली मस्जिद। अब ये लाल इमली मस्जिद कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी भोपाल में देखने के लिए मस्जिद मिलेगी। और ये बनवाया किसने है, तो ये बनवाया है माजी मामूला ने बनवाया है। और माजी मामूला कौन है, तो माजी मामूला जो है यार मोहम्मद खान की क्या है, पत्नी है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यार मोहम्मद खान जो है वो किसका पुत्र है, ये किसका पुत्र है, दोस्त मोहम्मद खान का पुत्र है। दोस्त मोहम्मद खान का पुत्र है और इसकी माता का नाम क्या है, फतेह बीबी है। और इसकी वाइफ का नाम क्या है, माजी मामोला। और माजी मामोला ने ही क्या किया है, लाल इमली मस्जिद का निर्माण करवाया है। और आपको खास यहाँ पे एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे एक मज़ार बनाई गई है जिसे कहते हैं अस्मद बेगम की मज़ार। अस्मद बेगम की मज़ार। अब ये अस्मद बेगम कौन है, तो अस्मद बेगम जो है दोस्त मोहम्मद खान का जो पुत्र है उसकी पत्नी का नाम है, उसके पुत्र का नाम हुआ करता था हयात मोहम्मद। तो हमने क्या देखा कि जो लाल इमली मस्जिद है ये भोपाल में स्थित है और इसे किसने बनवाया है, तो माजी मामोला ने बनवाया है। और माजी मामोला कौन है, तो यार मोहम्मद खान की पत्नी है। और इसी परिसर में क्या हुआ है, अस्मद बेगम की क्या है, मज़ार है। और ये अस्मद बेगम कौन है, हयात मोहम्मद की क्या है, पत्नी है। क्या है ये, हयात मोहम्मद की क्या है, ये पत्नी है। अब हमें आगे देखना होगा, हमें आगे क्या देखने के लिए मिलता है, तो हमें देखने के लिए मिल रहा है जामा मस्जिद। और आपको पता होना चाहिए एक बड़ी आज के समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे हम देखेंगे ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो देखिए भोपाल में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। और इसे किसने बनवाया है, इसे बनवाया है कुदसिया बेगम ने बनवाया है। अब ध्यान रखिएगा कुदसिया बेगम से ही क्या हुआ, भोपाल में बेगमों का शासनकाल, बेगमों का शासनकाल
प्रारंभ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूछा जाए कि भोपाल रियासत की प्रथम बेगम कौन थी, तो कुदसिया बेगम थी। और कुदसिया बेगम को आपका दूसरा नाम क्या देने के लिए मिल जाता है? गौहर। कुदसिया बेगम का ही दूसरा नाम क्या है? गौहर बेगम है। तो आपसे पूछा जाएगा कुदसिया बेगम या फिर गौहर बेगम, मतलब पूछा जाएगा कि भोपाल की पहली बेगम कौन थी, तो या फिर ऑप्शन में रहेगा कुदसिया बेगम या फिर रहेगा गौहर बेगम रहेगा। अब इसकी एक खास विशेषता है, आपको पता होना चाहिए कि भोपाल पहले क्या हुआ करता था, परमार, जो परमार राजा थे उनका क्षेत्र था। तो इन्हीं परमार राजाओं में एक राजा हुआ करते थे उदयादित्य। उदयादित्य की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया था, उनका उनका नाम था शालमती। शालमती। अब इन शालमती मैडम ने क्या किया था, यहाँ पे एक मंदिर बनवाया था। उदयादित्य जो हैं उनकी उनकी पत्नी है शालमती, और शालमती ने क्या किया है, यहाँ पे एक मंदिर बनवाया है। और इस मंदिर में उन्होंने क्या किया है, मंदिर को किसने तोड़ा है? कुदसिया बेगम ने क्या किया, इस मंदिर को तोड़ दिया और मंदिर को तोड़वा करके क्या बनवाया? जामा मस्जिद बनवाया। क्या बनवाया? जामा मस्जिद। और इसकी खास विशेषता क्या है? ये 3 मंजिला मस्जिद है। कैसी है? 3 मंजिला मस्जिद है। और ख़ास बात इसकी क्या है, ये इंडो इस्लामिक शैली में बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? इंडो इस्लामिक शैली में बनी हुई है। तो हमने क्या देखा कि परमार वंश के राजा हुआ करते थे उदयादित्य, उनकी पत्नी होती थी शालमती, और शालमती ने क्या किया था, यहाँ पे एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर को किसने तुड़वाया है? कुदसिया बेगम ने तुड़वाया है। और कुदसिया बेगम ने क्या किया है, यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया है। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि भोपाल के कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो जामा मस्जिद है, चूंकि वो पुराने मंदिरों में बना हुआ है, इसलिए हमें क्या चाहिए, मंदिर वापस चाहिए, या फिर हमें यहाँ पूजा करना है। इसलिए क्या बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए इसके पेपर में आने की संभावना अधिक हो जाती है। और मैंने कहा ये इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है, तो खास बात यहाँ पे आती है चार बाग पद्धति। चार बाग पद्धति। और आपको पता होगा कि भारत में चार बाग पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाबर को कहा जाता है। अब इस चार बाग पद्धति में क्या होता है, आपको ऐसे 4 बाग मिलते हैं और बीच में क्या मिलता है, ये जो क्षेत्र होता है इसमें क्या मिलेगा आपको, जल क्षेत्र मिलेगा। और इसके चारों हिस्से में क्या होता है, बाग बनाए जाते हैं छोटे छोटे। ये 4 बाग पद्धति में बना हुआ है। तो पूछा जाएगा कि जामा मस्जिद में 4 बाग पद्धति है कि नहीं है, तो हाँ है, 4 बाग पद्धति में ही क्या किया गया है, इसे बनाया गया है। अब इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो एक किताब है हयात ए कुदसी। हयात ए कुदसी। और इस हयात ए कुदसी पुस्तक में क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया है कि ये मंदिर था, बाद में से तोड़ करके क्या बनाया गया है, मस्जिद बनाया गया है। अब यहाँ खास बात ये होनी चाहिए, इस हयात ए कुदसी जो पुस्तक है उसकी लेखिका कौन है, तो उसकी लेखिका का नाम है सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम, ये भोपाल रियासत की आखिरी बेगम हुई सुल्तान जहां बेगम, जिन्होंने क्या लिखी है, किताब लिखी हयात ए कुदसी। और इस हयात ए कुदसी जो पुस्तक है उसमें क्या होता है, इस जामा मस्जिद का विस्तृत उल्लेख मिलता है। अब हम क्या करते हैं, हमें आगे देखना होगा कौन से हमें स्थापत्य देखने के लिए मिल जाती है। तो देखिए हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, गौहर महल देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए गौहर महल आप देख लीजिए, अगर आप भोपाल में रहते होंगे तो आपने गौहर महल अक्सर देखा होगा। और गौहर महल मैंने आपको क्या बताया था, कुदसिया बेगम का जो दूसरा नाम मिलता है, हमें क्या मिलता है, गौहर मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही नाम पे क्या किया, एक मस्जिद का निर्माण, महल का निर्माण करवाया। और ये महल कहाँ पर स्थित आपको मिल जाता है, ये आपको भोपाल में स्थित मिल जाता है। इसकी विशेषता क्या है, ये जो है इस्लामिक शैली में बना हुआ है। इस्लामिक शैली में बना हुआ है। दूसरी विशेषता क्या है, ये 3 मंजिला इमारत है।
और अब ये तिमंजिला इमारत है और इस्लामिक शैली में बना हुआ है। जो रानी थी, बेगम थी, उन्होंने क्या किया था, जो इस महल का निर्माण करवाया था उसको क्या दरबार के लिए करवाया था, दरबार के लिए करवाया गया था। इसीलिए कभी कभी इसका नाम आपको क्या मिल जाएगा, दरबार महल भी मिल जाएगा, दरबार महल मिल जाएगा। अब देखिए इसकी खास विशेषता क्या है कि अगर आप भोपाल आए होंगे तो देखेंगे कि जो भोपाल का जो बड़ा तालाब है, बड़ा तालाब के तट पर क्या किया गया है, इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें लकड़ी की नक्काशी प्रयोग की गई है। विशेषता क्या है इसके, इसमें लकड़ी, लकड़ी पर नक्काशी, नक्काशी की गई है। तो हमने क्या देखा कि जो गौहर महल है वो कहाँ पे स्थित है, भोपाल में स्थित है। इसे किसने बनवाया है, कुदसिया बेगम ने बनवाया है। कब बनवाया है, 1820 में बनवाया है। ये किस शैली पर आधारित है, तो ये इस्लामिक शैली पर आधारित है। कितने मंजिला इमारत है, तो ये 3 मंजिला इमारत है। और इसका निर्माण किस लिए करवाया गया था, तो बेगम ने दरबार को संचालित करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसीलिए इसका नाम क्या मिल जाता है आपको, दरबार महल नाम मिल जाता है। और इसकी खास विशेषता हमें क्या मिलती है कि इसमें क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको लकड़ी पर नक्काशी देखने के लिए आपको मिल जाती है, इस महल की जो खास विशेषता है। अब हम आगे चलते हैं तो हमें देखने के लिए मिल जाता है शौकत महल। अब देखिए शौकत महल कहाँ पर है, तो शौकत महल जो है वो कहाँ पे स्थित है, भोपाल में स्थित है। और इसे कब बनवाया गया था, तो 1823 में बनवाया गया था। और किसने बनवाया था, तो कुदसिया बेगम ने बनवाया था। तो हमें यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं, कुदसिया बेगम ने क्या क्या बनवाया है। तो कुदसिया बेगम ने बनवाया है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद और गौहर महल, गौहर महल। इसके अलावा उसने क्या बनवाया है, उन्होंने क्या बनवाया है, आपको शौकत महल देखने के लिए मिल जाता है। इसकी भी खास विशेषता क्या है, ये इस्लामिक शैली में बनाया गया है। कैसा बनाया गया है, इस्लामिक शैली में बनाया गया है। और साथ ही साथ इसमें इस्लामिक शैली के साथ हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यूरोपियन शैली देखने के लिए मिल जाती है। अब देखिए हमें क्या मिलता है, आपको यहाँ पे हमको इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रण देखने के लिए मिल जाता है। और आपको पता होना चाहिए था कि कुदसिया बेगम की जो पुत्री थी, जो पुत्री थी उनका नाम था सिकंदर जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन सिकंदर जहां बेगम का बचपन का नाम क्या है, मोती है, मोती है। सिकंदर जहां बेगम के बचपन का नाम क्या है, मोती है। और ये किसकी पुत्री हैं, तो ये कुदसिया बेगम की पुत्री हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जब ये सिकंदर जहां बेगम 5 वर्ष की थी तभी कुदसिया बेगम ने ये ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद भोपाल रियासत में जो होगी किसकी सत्ता होगी, सिकंदर जहां बेगम की सत्ता होगी। इसीलिए कहते हैं कि सिकंदर जहां बेगम या कुदसिया बेगम ने क्या किया है, यहाँ पे बेगमों का शासनकाल स्थापित किया है। तो इसमें जो था सिकंदर जहां बेगम ने जो का प्रारंभिक निवास क्या था, जो प्रारंभिक निवास स्थल था वो क्या था, आपका शौकत महल था। हालांकि ये कुछ दिन ही रही, बाद में इन्होंने क्या किया, अपने लिए मोती महल बनवाया और मोती महल में क्या करने लगी, ये निवास करने लगी। ठीक है, और इसकी एक और विशेषता आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि महल के सामने एक आपको गुलाब उद्यान देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, गुलाब उद्यान देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद करना पड़े, अगर आप इतनी चीज़ें याद करते हैं तब भी आपके क्या हो गया, प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है मोती महल। अब मैंने क्या हुआ कि मोती महल में आपको पहले ही बता दिया है कि मोती किसके बचपन का नाम है, तो सिकंदर जहां बेगम के बचपन का नाम है। देखिए कुछ स्थापत्य याद करने के तरीके हैं, कुछ स्थापत्य क्या हैं उन्हीं के नाम पे बनवाए गए हैं। तो
कुछ बेगमों ने क्या किया है, अपने नाम पे बनाया है। जैसे कुदसिया बेगम ने क्या किया था, अपने नाम गौहर के नाम पर क्या किया था, उन्होंने गौहर महल बनवाया था। इसी तरह क्या किया है सिकंदर जहां बेगम ने अपने बचपन के नाम मोती पर क्या किया, उन्होंने मोती महल और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है। तो मोती महल का निर्माण कब करवाया गया है, 1844 में करवाया गया है। ये कहां पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। और इसे किसने बनवाया है, इसे सिकंदर जहां बेगम ने बनवाया है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इसकी विशेषता देखने के लिए हमको मिलती है। अब इसकी विशेषता क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो बेगम थी, बेगम ने क्या किया है, बेगम ने अपने निवास स्थल के रूप में, अपने निवास स्थल के रूप में बनवाया है। इस महल का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी द्वार है, जो दक्षिणी द्वार, उसे कहा जाता है बाब ए सिकंदरी। क्या कहा जाता है, बाब ए सिकंदरी कहा जाता है। तो हमने क्या देखा कि इसको जो बेगम ने बनवाया है स्वयं के निवास के लिए बनाया है। जैसा कि हमने पहले देख लिया था कि जो सिकंदर जहां बेगम का जो पहला प्रारंभिक निवास कहाँ था, तो वो शौकत महल में था। बाद में उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने मोती महल बनवाया तो कहाँ पे निवास करने लगी, मोती महल में निवास करने लगी। और इसके जो दक्षिणी द्वार उसे क्या कहा जाता है, बाब ए सिकंदरी कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बाब ए सिकंदरी किस महल में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, आपके मोती महल में स्थित है। अब देखिए एक फ्रेंच यात्री आए, जिनका नाम था रूसले। रूसले नाम था, फ्रेंच यात्री का नाम क्या था, रूसले था। और इन रूसले भाई साहब ने क्या किया, अपने यात्रा वृत्तांत में क्या किया है, नाम लिखा है, किसका वर्णन किया है, मोती महल का वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन किया है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रूसले ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किस महल का उल्लेख किया है, तो आपका हो जाएगा मोती महल का जो किया है उल्लेख किया है। अब हमें आगे देखने के लिए हो जाएगा मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद मैंने आपको क्या बताया था कि मोती किसके बचपन का नाम है, सिकंदर जहां बेगम के बचपन का नाम है। तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, सिकंदर जहां बेगम ने करवाया है। कब करवाया है, तो 1860 में करवाया है। और ये कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। अब आपने देखा होगा कि ये 1860 में बनवाया है। और इसके पहले हमने जो देखा था मोती महल, वो कब बनवाया था, 1844 में बनवाया था। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि इस दौरान 1840 से लेकर के 1860 तक किसका शासनकाल रहा, सिकंदर जहां बेगम का शासनकाल रहा। और इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं मध्य प्रदेश में। एक तो आपका हुआ है बुंदेला विद्रोह, और दूसरा हुआ है 1857 की क्रांति। बुंदेला विद्रोह कब का हुआ है, 1842 में हुआ है। तो यहां से एक प्रश्न निकल के आएगा, साधारण सा प्रश्न, बुंदेला विद्रोह के दौरान में भोपाल रियासत की बेगम कौन थी, तो कौन थी, सिकंदर जहां बेगम थी। या फिर 1857 की क्रांति के दौरान भोपाल में बेगम कौन थी, तो सिकंदर जहां बेगम। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, हमेशा आपको जब भी पढ़े तो कैसे पढ़ें, लिंक करके पढ़ें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो हमने क्या देखा, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, सिकंदर जहां बेगम ने करवाया है। अब इसकी खास विशेषता क्या थी कि एक बार क्या हुआ कि ये जो थी आपके सिकंदर जहां बेगम थी, वो भोपाल में गई और उन्होंने क्या देखा, जामा मस्जिद देखा। और इस जामा मस्जिद की नकल के तौर पर क्या बनवाया गया है, आपका मोती मस्जिद बनवाया गया। ध्यान रखिएगा, जामा मस्जिद की नकल में जामा मस्जिद नहीं है, जामा मस्जिद अलग है भोपाल की, जिसे किसने बनवाया है, कुदसिया बेगम ने बनवाया है। लेकिन दिल्ली के जामा मस्जिद के नकल के तौर पर किसको बनवाया गया है, भोपाल के मोती मस्जिद को बनवाया गया है। अब इसकी एक खास विशेषता आपको देखने के लिए मिलेगी, ये तालाब के सामने स्थित है। स्थित है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यहां पे आपको लाल मीनारें देखने के लिए मिलेंगी। क्या देखने के लिए मिलेंगी, लाल मीनारें देखने के लिए मिलेंगी, जिसका शिखर कैसा है, नुकीला है। कैसा है, शिखर कैसा है, नुकीला है। और ये भी क्या है, ये भी चार बाग
चार बाग पद्धति पर आधारित है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका मोती मस्जिद है उसे सिकंदर जहां बेगम ने बनवाया है वो क्या है, आपके जाम मस्जिद की नकल है। और कहाँ के, दिल्ली वाले जाम मस्जिद की, जाम मस्जिद की नकल है। ये तालाब के किनारे स्थित है और इसमें क्या है, लाल मीनारे हैं, नुकीली मीनारे हैं, और ये भी क्या है, चार बाग पद्धति पर आधारित है। अब हम चलते हैं, हमें देखने के लिए आगे क्या मिलता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है ताजुल मस्जिद देखने के लिए मिलता है। अब देखिए आपको यहाँ नाम दिख रहा होगा शाहजहां बेगम में, मेड बाय शाहजहां बेगम, मतलब इसका निर्माण किसने करवाया है, शाहजहां बेगम। और भोपाल रियासत में जो सर्वाधिक स्थापत्य का कार्य करवाया है वो किसने करवाया है, शाहजहां बेगम ने करवाया है। तो देखिए ये कहाँ पे स्थित है, ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो निर्माण करवाया है शाहजहां बेगम ने। और इसकी एक खास विशेषता आपको देखने के लिए मिलती है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो आपको ताजुल मस्जिद है। और ध्यान रखिएगा ये बैठक व्यवस्था के आधार पर है। कैसी है, बैठक व्यवस्था के आधार पर है। अब देखिए आपने एक बात सुनी होगी कि यहाँ पे भोपाल में आयोजित किया जाता है तबलीगी इज्तिमा आयोजित किया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा जो होता है मुस्लिमों का धार्मिक एक सम्मेलन होता है। ये कितने दिवसीय होता है, तो 3 दिवसीय होता है। 3 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा, और ये पूरे भारत का जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है, इस्लामिक धार्मिक सम्मेलन होता है। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपके ताजुल मस्जिद में ही आयोजित किया जाता है। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि भोपाल में हुआ था। और सबसे विशेष अभी इस बार की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, इसमें विदेशों से लोग इस बार शामिल होने नहीं आए थे, केवल और केवल भारतीय इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही इसमें क्या किए थे, सम्मिलित हुए थे। तो आपने समझा कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो आपकी ताजुल मस्जिद है। अब हम देखते हैं आगे हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है ताजमहल। तो ताजमहल जो स्थित है कहाँ पे स्थित है, आपको मिलेगा भोपाल में मिलेगा। और इसकी स्थापना किसने की है, शाहजहां बेगम ने की है। तो कब की है शाहजहां बेगम ने, 1871 में की है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसका जो प्रारंभिक नाम था, जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, राजमहल था। प्रारंभिक नाम क्या था, राजमहल। और ये जो राजमहल है इसी में निवास करती थी आपकी शाहजहां बेगम। तो हमने क्या देखा, निवास स्थल के तौर पे जो आपकी कुदसिया बेगम थी वो कहाँ निवास करती थी, तो वो निवास करती थी अपने निवास स्थल गौहर महल में निवास करती थी। इसी तरह सिकंदर जहां बेगम कहाँ निवास करती थी, तो उन्होंने मोती महल में क्या किया, निवास किया है। और इसी तरह आपको क्या देखा हमने, शाहजहां बेगम ने कहाँ निवास स्थल बनाया अपना, तो राजमहल बनाया है। ये ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक राजमहल है, नया राजमहल बदल चुका है, ठीक है। तो वो कहाँ निवास करती थी, ताजमहल में निवास करती थी। और ये जो था, ये खास विशेषता इसकी क्या है कि किसके पीछे स्थित था, ये ताजुल मस्जिद के पीछे स्थित था, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है लाल कोठी भोपाल। और ये वर्तमान में भी आपको ये इमारत देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम देखेंगे कि जो लाल कोठी है वो भोपाल में स्थित है। और जो इसका निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है, शाहजहां बेगम ने करवाया है। कब करवाया है, तो 1880 में करवाया है। और जो इसके आर्किटेक्ट हैं, जो इसके वास्तुकार हैं, वो कौन है, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ऑस्टेट क्लार्क मिल जाते हैं। और इसका जो वर्तमान नाम है क्या है ये, राजभवन इसका वर्तमान नाम है। अब इसकी खास विशेषता क्या है, तो आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के पहले ही जिन रियासतों ने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ क्या कर लिया था, संधि कर लिया था, उनसे समय क्या होता था, पॉलिटिकल एजेंट को रहने के लिए एक मकान दिया जाता था। तो भोपाल में जो पॉलिटिकल एजेंट रहा करता था वो कहाँ रहा करता था, लाल कोठी में रहा करता था। बाद में इसे क्या कर दिया, राज्यपाल के लिए बना दिया गया है। तो वर्तमान में इसी राजमहल में कौन रहते हैं, आपके माननीय राज्यपाल रहते हैं। अब हमें आगे देखने के लिए मिलता है मिंटो हॉल। अब देखिए ये मिंटो हॉल अभी भी वर्तमान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग चाहिए जाना चाहते हैं तो जाइए, यहाँ पे खाना वाना खा करके आइए, अच्छा खासा पैसा लगता है, घूम के आइए, मजा आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो आपको लिखा हुआ है इसको बनवाया किसने है, कै खुसरो बेगम ने बनवाया है। अब कै खुसरो बेगम के आपको 2-3 नाम देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको दूसरा नाम मिल जाता है अम्मा सरकार देखने के लिए मिल जाता है।
अम्मा सरकार। इसके अलावा आपको एक और नाम देखने को मिल जाएगा, सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम। तो हमने क्या देखा कि कै खुसरो बेगम का ही नाम क्या है, अम्मा सरकार है, और उन्हीं का दूसरा नाम क्या मिलता है आपको, सुल्तान जहां बेगम मिलता है। तो पेपर में आपके कोई भी प्रश्न आ सकता है कि मिंटो हॉल का निर्माण किसने करवाया है, तो ऑप्शन में कोई भी नाम हो, उनका नाम एक ही है। कब करवाया है, 1919 में करवाया है। और आपको पता होगा कि 1919 में लॉर्ड मिंटो का आगमन कहाँ हुआ था, भोपाल में, और उनके लिए निवास के लिए कोई विशेष स्थान नहीं रख दिया गया था, जिससे वो बड़े क्रोधित हुए थे, गुस्सा आ गए थे, किसके ऊपर, भोपाल के नवाब के ऊपर। तो क्या किया, उन्हीं के लिए बाद में क्या किया गया, एक महल बनवाया गया और उन्हीं के हाथ से क्या करवाया गया था, शिलान्यास करवाया गया था, किसका, आपके मिंटो हॉल का। बाद में क्या किया गया, वर्ष 1946 में इसे क्या घोषित कर दिया गया था आपको, इसको इंटर कॉलेज घोषित कर दिया गया था। तो 1946 से लेकर के 1956 तक इसको क्या नाम, किस नाम से जाना गया, मिंटो हॉल को इंटर कॉलेज के नाम से जाना गया। 1956 से लेकर के 1996 तक इसे क्या जाना गया, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या था, तो मिंटो हॉल था। नए विधानसभा भवन का नाम क्या है, इंदिरा गांधी भवन है। ठीक है, उसका निर्माण कब करवाया गया है, तो 1996 में उसका उद्घाटन किया गया है। और 1996 के पश्चात क्या होगा, मिंटो हॉल से उठ करके अपना जो नया विधानसभा भवन है मध्य प्रदेश का, वो कहाँ चला गया है, आपके इंदिरा गांधी भवन में किया गया है। उसका उद्घाटन किसने किया था, तो शंकर दयाल शर्मा ने किया गया था। ठीक है, उन्होंने किया था। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में इसका एक नया नाम रख दिया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे। यहाँ पे ठाकरे लिखा हुआ है, तो क्या कर दिया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम कर दिया गया है। तो हमें कुछ नए नाम देखने के लिए मिलते हैं। तो मिंटो हॉल का जो मिंटो हॉल उसका प्रारंभिक नाम था, बाद में उसे क्या कर दिया गया, 1946 में क्या कर दिया गया, इंटर कॉलेज कर दिया गया। 1956 में क्या घोषित कर दिया गया, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन घोषित कर दिया गया। 1996 के बाद क्या हो गया, ये सिर्फ एक सभागार के रूप में जाना जाता था, और वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या कर दिया गया है, इसे एक होटल के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलता है आपको गुलशन ए आलम। क्या देखने के लिए मिल रहा है, गुलशन ए आलम देखने के लिए मिल रहा है। ये कहां पर स्थित है आपके, तो भोपाल में स्थित है। और इसे क्या कहते हैं, गोलघर कहते हैं। अब गोलघर क्यों कहते हैं, अगर आप इसकी डिजाइन देखेंगे तो इसमें टोटल 24 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 24 दरवाजे हैं। अगर इसका आप टॉप व्यू देखते हैं तो आपको इसकी आकृति कैसे देखने के लिए मिलती है, गोल देखने के लिए मिलती है, और इसको आपको इसका शिखर इस तरह देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, गोलघर रखा गया है। इसको किसने बनवाया था, तो शाहजहां बेगम ने बनवाया था। वर्तमान में भोपाल के शाहजहानाबाद में स्थित है ये, ठीक है ना। और इसकी विशेषता क्या है, तो बेगम ने इसका निर्माण किया था महिलाओं की समस्या को सुनने के लिए, महिलाओं की समस्या को सुनने के लिए। तो देखिए खास विशेषता क्या है, अगर आपको जब तक आप नवाब पढ़ेंगे, ठीक है, भोपाल में जो नवाब होंगे, मेल होंगे, जब तक होंगे तब तक उन्होंने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया है। लेकिन जैसे ही भोपाल में बेगमें आएंगी तो बेगमों ने क्या किया है, स्थापत्य कला की ओर ध्यान दिया है, यहाँ के प्रशासन की ओर ध्यान दिया है, और उन्होंने क्या किया है, प्रशासन में भी नए नए आयाम स्थापित किए हैं। और उसका एक उदाहरण में क्या देखने के लिए मिल जाता है, गुलशन ए आलम देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल रियासत में आपको क्या हो जाएगा, कुछ और भी आपको स्थापत्य देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे आपको मिलेगा नूर मंजिल। नूर मंजिल का निर्माण किसने करवाया है, शाहजहां बेगम ने करवाया है। ऐसे ही आपको बेनज़ीर मंजिल देखने के लिए मिल जाएगा, नूर महल देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आपको निषाद महल देखने के लिए मिल जाएगा, नवाब मंजिल देखने के लिए मिल जाएगा। और इन सब का निर्माण किसने करवाया है, तो शाहजहां बेगम ने करवाया है। और आखिरी में आपको देखने के लिए मिलता है नूर उस सवा, और इसका निर्माण किसने करवाया है, सुल्तान जहां बेगम ने करवाया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो नूर उस सभा है वर्तमान में क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज क्या बन गया है, होटल बन गया है। तो नूर उस सभा को आप लोग जानते होंगे, वर्तमान में एक होटल के तौर पर जाना जाता है। ठीक है,
तो देखा आज हम लोगों ने क्या किया है, भोपाल रियासत के प्रमुख स्थापत्यों के बारे में हमने जाना है। हमने जाना कि दोस्त मोहम्मद खान ने कैसे भोपाल रियासत की स्थापना की है और आगे के कालक्रम में वहाँ के नवाबों द्वारा क्या किया गया है, कैसे कैसे स्थापत्य कला का निर्माण करवाया गया है, उन महलों की क्या क्या विशेषताएं थी। तो लगातार हम क्या करेंगे, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे और जैसे ही हमारा स्थापत्य कला समाप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे और कम से कम हम आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें क्या होगा, सभी तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।